नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एबीपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे लगातार होती बारिश की। देखिए, हर ओर पानी ही पानी होने से कई इलाके सूने हो जाते हैं। आफत का अलार्म बजने लगता है। जुलाई के इस जल घात ने लाखों लोगों को आफत में डाल रखा है। महीना आषाढ़ का है, बादल झूम कर बरस रहे हैं, लेकिन तबाही की मार बहुत बड़ी है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर आसमान से सैलाब उतर आया। चोटियों से ढलान की तरफ झरने फूट पड़े। तस्वीर नासिक के पर्यटक स्थल अंजनेरी पर्वत की है। यहाँ दर्जनों पर्यटक मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ी आफत में फंस गए। आसमान से बरसते बादल किस कदर कहर ढा रहे, ये तस्वीर इसकी गवाही देने को काफी है। यहाँ ऊपरी इलाके में नहीं जाने का अलर्ट था, बावजूद इसके ये पर्यटक इसकी अनदेखी कर ऊपर गए थे। लेकिन तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों की जान आफत में आ गई। यहाँ की सीढ़ियों से उतरना खतरे से खाली नहीं था। तस्वीरें रविवार की हैं। तमाम पर्यटकों को बाद में यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में बारिश ने रेल ट्रैक पर भी आफत की बरसात कर दी है। कोंकण रेलवे के दीवान खावटी स्टेशन के पास ट्रैक पर लैंडस्लाइड के बाद कीचड़ जमा हो गया। इससे ट्रेनें थम गईं। यहाँ देखिए, ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। इसे हटाने के लिए इंजीनियर से लेकर रेलकर्मी घंटों जुटे रहे। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा। कोंकण रत्नागिरी इलाके में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक लगातार लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर जमा इस भीड़ को देखिए। आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह की आफत से इस इलाके में दो चार हुए हैं। पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है, तो उत्तर और मध्य भारत में गंगा से लेकर सरयू, घाघरा और कोसी के उफान ने लोगों को डरा दिया है। जरा यूपी में गंगा किनारे बसे उन्नाव की ये तस्वीर देखिए। लग रहा है जैसे ये गंगा किनारे का उन्नाव न हो, डल झील के किनारे बसा हुआ श्रीनगर हो। गली मोहल्लों में नाव चल रही, सड़कें पानी में डूबी हैं। रास्ते का आता पता नहीं। अब जिंदगी नाव भरोसे है और लोग भगवान भरोसे। उन्नाव से आई ये तस्वीर गंगा घाट कोतवाली के चंपापुरवा इलाके की है। जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे से फिलहाल अभी कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति बाढ़ जैसी है। हर साल यही स्थिति होती है। इस टाइम पे पूरा ये डूब जाता है। बीमार पड़े हैं, बहुत परेशान हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं, उतर नहीं पा रहे हैं, काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही दिक्कतें, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लाइट भी काट दिया। अब यहाँ आते हैं सांप बिच्छू, यहाँ जीनों पे घर में लेटे रहते हैं। रात भर सुकून से सो भी ना पाओ और दिन भर पानी देख देख के और कुड़न होती है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी राप्ती में आए उफान ने तबाही मचा दी है। दर्जनों इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। अब यहाँ स्टीमर और नाव का ही लोगों को सहारा बचा है। लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत राशन की है। घर में रखा हुआ राशन पानी में समा चुका और चारों तरफ बाढ़ से घिरने के बाद 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर लेना बड़ी चुनौती है। हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रही है। फिर उसकर से बच्चे हैं, कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर के जाए। पूरा घर में पानी है साहब जी, बहुत पानी है। अनाज पानी भी भीज गया है। करीब 500 बीघा नुकसान हो गया फसल रोपाई के बाद। यूपी जैसे हालात बिहार में भी हैं। यहाँ हाजीपुर में गंडक नदी गदर मचा रही। तेज बहाव की वजह से हाजीपुर में 4 जगहों पर गंडक पर बने तटबंध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें हाजीपुर के लालगंज के गंडक नदी के बसंता घाट तटबंध की हैं। कोसी बराज से लगातार तेज रफ्तार से पानी गंडक नदी में आ रहा, जिसकी वजह से गंडक के तटबंध इस वक्त भारी दबाव झेल रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हुए बात, यूपी बीजेपी में टेंशन, सरकार बड़ी या संगठन? क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल पिछले 24 घंटे में कई बार पूछा जा चुका है। वजह है पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाषण। अब बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी का धर्म संकट और बढ़ा दिया है। उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राज्य की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हार की समीक्षा वाली बैठक में किसको क्या सियासी संदेश दिया? अभी तो इसकी अटकलें ही लगाई जा रही थीं। अभी तो यही सवाल गर्म था कि क्या यूपी में सरकार बनाम संगठन की बीजेपी के भीतर खींचतान मची है और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सुर आपस में मेल नहीं खा रहे। इन अटकलों के बीच ही एक और राजनीतिक धमाका हो गया। स्थितियां चिंताजनक आगे भयावह न बने, इसके लिए जरूरी है कि वो सच, जिस सच को स्वीकार करने में असहजता होती है, वो सच को स्वीकार करे सरकार और उसका समाधान करे। यह है बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा चिट्ठी लिखकर उन पर सवालों की बौछार की है। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम से सवाल किया है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? क्या शिक्षक इंसान न होकर मशीन हो गए हैं? डिजिटल हाजिरी सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों, दूसरे विभागों में क्यों नहीं? पुराने स्मार्टफोन को अधिक कीमत पर खरीदने वाले अधिकारियों ने राजकोष से कितनी लूट की? सवाल सीधे सीएम योगी से पूछे गए हैं। पूछने वाले बीजेपी के एमएलसी हैं। साफ है कि मामला अब गंभीर है। क्या लग रहा है कि प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने करप्शन वाले आरोप को एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ है कि यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी एमएलसी ने यह चिट्ठी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद लिखी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सरकार और संगठन के मतभेद में पर्देदारी वाली बात नहीं। कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई। कार्यकर्ता हताशों निराशों के घर बैठे। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और किसी की बात न सुनी जाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को 3 नसीहतें भी दे डाली। नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। जनाक्रोश रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी के आदेश को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देने पर विचार की जरूरत है। इससे पहले जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने दो टूक कहा था कि मौजूदा समय में बीजेपी की स्थिति खराब है और 2027 में सरकार बनती नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। इसके बाद अब एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल सामने आ गए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का एक दिन पुराना ये बयान सुर्खियों में आ गया है। इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। यूपी के बाद अब बात महाराष्ट्र की। शरद के दर पर अजीत के दूत। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार विपक्ष के सबसे बड़े शत्रप हैं। अगर उनसे मुलाकात के लिए सत्ताधारी महायुति सरकार में मंत्री छगन भुजबल खुद सिल्वर ओक यानी शरद पवार के मुंबई वाले बंगले पर जाएं तो चर्चा तो होगी ही,
छगन भुजबल अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के नेता हैं, जिन्होंने शरद पवार के साथ करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की। आखिर राज्य में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल की गाड़ी जितनी तेजी से शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक की तरफ घूमी, महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों का समंदर उमड़ने लगा। सवाल ये कि एक ही दिन पहले बारामती में सीनियर पवार पर बरसकर लौटे छगन भुजबल अचानक उनसे मिलने क्यों चले गए। सवाल ये कि क्या छगन भुजबल अपने मौजूदा सियासी आका अजित पवार की घर वापसी के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये भी कि एनसीपी में जिस दरार की खबरें लंबे समय से तैर रही थीं, क्या वो फूट बनकर सतह पर आने वाली है। क्या छगन भुजबल एक बार फिर शरद पवार के साथ जाने वाले हैं। इन पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने चुप्पी साधे रखी और सस्पेंस बढ़ता गया और हर सवाल अपने वजूद की पुख्ता वजह लेकर पूरे दमखम के साथ खड़ा होता गया। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर गरमाए सियासत के बीच छगन भुजबल 14 जुलाई को शरद पवार के गढ़ बारामती गए थे। वहां उन्होंने शरद पवार के खिलाफ जोरदार बयानबाजी की थी। मराठा आरक्षण की बैठक से दूर रहे सीनियर पवार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन अगले ही दिन उनसे मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंच गए, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। छगन भुजबल सुबह 10:30 बजे शरद पवार के घर पहुंचे। शरद पवार कार्यक्रम के मुताबिक अपने काम में व्यस्त थे। शरद पवार ने भुजबल को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया। भुजबल का दावा है कि इसके बाद शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई और 1.5 घंटे तक बातें हुई। सवाल था कि क्या बातें हुई, जवाब खुद छगन भुजबल ने दिया। बोले, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य में जो तनाव है उसे दूर करने में मदद मांगने गया था। राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है। मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद मुख्यमंत्री को फ़ोन करूंगा और जो 2-4 लोग जो हमको चाहिए हम बैठेंगे और उसके ऊपर कैसे रास्ता निकाले और इस राज्य भर में जो है कैसे शांतता प्रस्थापित हो, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूं। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूं। हालांकि छगन भुजबल ने यह भी साफ कर दिया कि शरद पवार के पास वो न तो पार्टी की तरफ से गए थे न मंत्री की हैसियत से। वो बिना किसी राजनीतिक भूमिका के एक विधायक के तौर पर मिलने पहुंचे थे, जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी है। ये सच है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। कुणबी समुदाय से जुड़े किसानों के लिए ओबीसी का दर्जा मांगने वाले जरांगे पाटिल एक बार फिर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। जो पहले से ओबीसी समाज से जुड़े हैं वो उनके खिलाफ खड़े हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी का सबसे बड़ा नेता समझे जाने वाले छगन भुजबल जरांगे पाटिल की जिद के सामने अपने को मुसीबत में महसूस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिल्वर ओक की भुजबल की विजिट अजित पवार की मर्जी से हुई। इस सवाल का जवाब हाँ में हो या फिर ना में, दोनों राज्य की सियासत का पारा चढ़ाने वाला है। और अब महाराष्ट्र के बाद देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे। देखिए, चाय में चीनी कम हो तो स्वाद फीका पड़ जाता है, लेकिन सियासत में चीनी कम हो तो क्या होता है। इस सवाल का जवाब दिल्ली की राजनीति में छिपा हुआ है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल डाउन होने का मुद्दा सेंटर में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। बात चीनी कम होने से शुरू हुई और वजन घटने तक जा पहुंची। वो किसी दिन रात में कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। खतरनाक स्थिति, गंभीर स्थिति और एक नहीं 5 बार उनके साथ हो चुकी है। केजरीवाल जी को एक विनम्र निवेदन करूंगी, बेल के चक्कर में जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। 21 मार्च से लेके आज तक
अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया। मुझे लगता है सियासत ठीक नहीं, मैं तो कहूंगा गेट वेल सून। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल देकर पावरलेस किया है, उनके वजन पर वजनदार सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि तिहाड़ में केजरीवाल का वजन घटा है और उनकी जान पर खतरा है। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस दिन उनका वजन था 70 किलो। आज उनका वजन है 61.5 किलो। 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है। दूसरी बात, 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से कम गया है। वो किसी दिन रात में कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। खतरनाक स्थिति, गंभीर स्थिति, और एक नहीं 5 बार उनके साथ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल के वजन में 8.5 किलो की कमी बताई, तो तिहाड़ जेल का जवाब था कि जेल आते जाते रहे केजरीवाल के वजन में सिर्फ 3.5 किलो की ही कमी हुई है। देख रेख में कोई कसर नहीं है। मेडिकल बोर्ड से कंसल्टेशन में भी मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद मौजूद रहती हैं। जैसे ही तिहाड़ की ये दलील आई, बीजेपी के बयान सामने आने लगे। और जेल के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी विचाराधीन लोग हैं, उनकी जो है वो सेहत और सलामती दोनों सुरक्षित रहे। अरे शुगर लेवल इतना कम हो रहा है, उनको कोमा में जा सकते हैं, उनको जो है बहुत तरह की समस्या। मुझे लगता है सियासत ठीक नहीं, मैं तो कहूँगा गेट वेल सून। एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति करना आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक फितरत रही है। जनता का ध्यान उस भ्रष्टाचार के घोटाले की तरफ जगह सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तिहाड़ की जिस रिपोर्ट पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, संजय सिंह वही रिपोर्ट लेकर जेल पर नए सिरे से चढ़ बैठे। बोले, खुद जेल की रिपोर्ट कहती है कि केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार घटा। ये रिपोर्ट कह रही है कि एम्स के डॉक्टर्स ने जांच किया, 9 जुलाई को जांच किया, और 9 जुलाई की जांच में, एम्स के डॉक्टरों की जांच में वेट लॉस यानी कि वजन कम करने की बात, और हाइपोग्लिसीमिया यानी कि शुगर के गिरने की बात, एक नहीं कई बार गिरने की बात सामने आई। यही मैं आपसे कह रहा हूं। तिहाड़ जेल प्रशासन की दलील है कि जेल में आने के बाद केजरीवाल के वजन में जो भी कमी आई है, वो खाना कम खाने या कैलोरी इंटेक में कटौती की वजह से भी हो सकता है। लेकिन सेहत का मामला सियासी भी है, इसलिए बीजेपी केजरीवाल को दीर्घायु की शुभकामनाएं भेज रही। ईश्वर केजरीवाल जी को दीर्घायु करे और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। पर आपके माध्यम से केजरीवाल जी को एक विनम्र निवेदन करूंगी, बेल के चक्कर में जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करे। केजरीवाल के शरीर का वजन कितना घटा, इसके पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर सबके अलग अलग दावे हैं, अलग अलग राय है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि नेता का वजन रसूख से तय होता है, और रसूख का पैरामीटर है पावर, जिससे फिलहाल केजरीवाल महरूम है। अब एक सवाल कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। चुनावी हार जीत में सियासी बयानबाजी के बीच देश में माहौल भी खराब करने की कोशिश हो रही है। मुहर्रम के दौरान देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो अमन के माहौल में खलल डाल रही हैं। सवाल ये कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, उत्तर प्रदेश का अमेठी और बिहार का नवादा। तस्वीरें भले ही अलग अलग राज्यों की हों, लेकिन सवाल सिर्फ एक, आखिर देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आखिर कौन है जो नफरत के बीज बोकर देश के अमन चैन में साजिश का जहर घोल रहा है? तस्वीरें 14 जुलाई की है, जब कोल्हापुर के विशालगढ़ में अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बवाल विशालगढ़ किले में हजरत मलिक रेहान की दरगाह के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ था।
विवाद पिछले 2 साल से चल रहा है। किले में हजरत मलिक रेहान की दरगाह है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि दरगाह के आसपास अवैध निर्माण किया जा रहा है। मुस्लिमों पर अवैध रूप से निर्माण करने का आरोप लगा है। हालांकि प्रशासन ने साल 2022 में अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया था। हिंदू संगठनों ने 14 जुलाई को दरगाह कूच की अपील की थी, जिसके बाद 14 जुलाई को दोनों समुदायों के लोगों में झड़प हो गई। तस्वीर इस वक्त जो है वो कोल्हापुर जिले की आपको बता रहे हैं। ये विशालगढ़ की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से करीब 20 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कल जिस तरीके के हालात बने उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण हो गया और उसी से सीख लेते हुए जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई हुई है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की लगातार पूछताछ की जा रही है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे का वीडियो उत्तर प्रदेश के अमेठी से आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन वीडियो में दिख रहे 6 युवकों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ चल रही है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों को योगी सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। कुछ उपद्रवी लोग नहीं चाहते हैं कि सब शांति से व्यवस्था चले। ऐसे लोगों पर कानून का डंडा चलेगा। योगी जी की सरकार है, यहाँ कानून सर्वोच्च है और कानून के दायरे में जो भी आएगा और जो भी इस तरह के उपद्रव फैलाने का या शांति फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौल बिगाड़ने की खबरें बिहार के नवादा से भी सामने आ रही हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फलस्तीन का झंडा लहराया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। देश में अब एक के बाद एक कई त्योहारों के मौसम आने वाले हैं। ऐसे में समय रहते धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में साजिश करने वालों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, ताकि देश में अमन चैन का सिलसिला बरकरार रह सके। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दफ्तर में 14 जुलाई की सुबह हुई तोड़फोड़ के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तोड़फोड़ के आरोप को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही आमने सामने हैं। घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनी है। प्रॉक्टर रजनी आबी और जॉइंट प्रॉक्टर गीता सहारे भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। कमेटी को 7 दिनों के भीतर जांच की रिपोर्ट देनी होगी। कथित तोड़फोड़ के बाद की ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के दफ्तर की हैं। आरोप है कि 14 जुलाई की सुबह एनएसयूआई के समर्थकों ने पहले डूसू के उपाध्यक्ष अभी दहिया के कार्यालय में शराब पी, फिर अध्यक्ष और सचिव के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि अध्यक्ष के दफ्तर में रखी गई भगवान की मूर्ति भी तोड़ी गई। संगठन अब एनएसयूआई के उपाध्यक्ष को पद से हटाने और गिरफ्तारी करने की मांग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और शिकायत में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान और
कहीं ना कहीं जो हमारा राम मंदिर तोड़ा गया है उसको लेकर भी हमने शिकायत की है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरे मेरा एक वॉच वगैरह भी वहाँ रखी थी, पैसे वहाँ रखे थे, तो उसमें से लूट का और डकैती का भी हमने मांगा है कि वो जल्द से जल्द इनके ऊपर ये एफआईआर, कड़ी से कड़ी एफआईआर करें। ये तो आरोपों का एक पहलू है। अब एनएसयूआई के नेता और डूसू के उपाध्यक्ष अभी दहिया का दावा है कि एबीवीपी के लोगों ने पहले उनके दफ्तर को निशाना बनाया था। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा है, तुच्छ हरकत पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उतर आई है, रात 3 बजे के आसपास मेरे डूसू ऑफिस के कार्यालय पर 10-15 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने लाठी लेकर हमला किया है। उन्होंने मेरे ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की पर वह नाकाम रहे। फिर उन्होंने बाहर से मेरी खिड़कियां और एसी का कंप्रेसर है वो उसकी तोड़फोड़ मचाई। डूसू में अध्यक्ष की कुर्सी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास है, जो बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन है, जबकि एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है और उपाध्यक्ष पद पर संगठन का कब्जा है। इन दोनों में स्वागत है आपका। अब आगे बढ़ते हुए बात कुदरत की मार की हम करेंगे। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मॉनसून ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में तो पानी की मनमानी लोगों को डराना भी शुरू कर चुकी है और ऐसे में अब आसमानी आफत का कहर और भी खतरनाक होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर 14 जुलाई की है। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ घंटे की बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि 2 पहिया 4 पहिया चालकों का मंजिल तक पहुंचना दूभर हो गया। सबसे बुरा असर पड़ा खोपोली के पास बोरघाट में, जहां मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर निचले हिस्से में पानी जमा हो गया। दूसरी तस्वीर मुंबई से सटे पालघर की है, जहां फ्लड अटैक में एक एम्बुलेंस फंस गई। अंदर मरीज था, अनहोनी भी हो सकती थी। पास खड़े बच्चों ने धक्का लगाकर किसी तरह एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। अब महाराष्ट्र में फ्लड अटैक की कुछ और तस्वीरें देखिए। नासिक के अंजनेरी पर्वत पर भारी बारिश की वजह से कई टूरिस्टों की जान पर बनाई। अचानक इतना पानी आया कि जान बचाने के लिए भागना पड़ा। एबीपी न्यूज रिपोर्टर को पता चला कि प्रशासन के आदेश की कुछ टूरिस्टों ने अनदेखी की और पर्वत के ऊपरी हिस्से की ओर चले गए, जहां जाने की मनाही है। राहत की बात यह है कि फंसे हुए पर्यटकों का रेस्क्यू हो चुका है। आसमानी मुसीबत के निशान कोंकण रेलवे लाइन पर भी बिखरे हैं। भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटना हुई और कोंकण रेलवे लाइन कुछ इस तरह जाम हो गई। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने में भी प्रशासन को बड़ी दिक्कतें आई और प्रशासन से ज्यादा कष्ट में दिखे यात्री। कोंकण रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड का मलबा गिरने की कुछ ही देर बाद वहां से तेजस और जनशताब्दी एक्सप्रेस जाने वाली थी, जिन्हें सही वक्त पर रोक दिया गया और रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर उन ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कुछ ने तो टिकट का पैसा लौटाने के लिए हंगामा भी शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के लिए यह हफ्ता भारी है, तो अगले 5 दिन तेलंगाना में भी आसमानी मुसीबत का अलर्ट है। निजामाबाद, मेडर और कामारेड्डी में तूफान और बिजली का असर देखने को मिल सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं तेलंगाना के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। और अब बात देश के सबसे बड़े राज्य में सैलाब के प्रहार की। उत्तर प्रदेश के 16 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उफनाई नदियां लगातार हादसे को दावत दे रही हैं। मॉनसूनी आफत के आगे यूपी की लाचारी को बयां करते कुछ वीडियोस सामने आए। यूपी के जिन 1.5 दर्जन जिलों की हालत मानसून के बाद खराब हो गई है, उसमें एक नाम सिद्धार्थ नगर का भी है। बूढ़ी राप्ती का रौद्र रूप ऐसा है कि कई इलाके समंदर से दिखने लगे हैं और आने जाने के लिए स्टीमर बोट ही विकल्प है। एबीपी रिपोर्टर दिव्यांकर ने उफनती नदी की तबाही देखी और सैलाब संकट से कराहती आबादी के मर्म को भी समझा। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी ने भारी तबाही मचाई हुई है। आने जाने वाले रास्ते जो है वो भी प्रभावित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो एक ओर से दूसरे इलाके में जाने के लिए जो स्टीमर है उसका सहारा लेना पड़ रहा है, बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर इस तरह से बूढ़ी राप्ती का पानी लगातार बढ़ रहा है और जिससे चलते लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तस्वीर आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो स्टीमर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद यही स्टीमर इन लोगों को एक ओर से दूसरे ओर लेकर जा रही है। एकमात्र जो सहारा है वो यही नाव है और नाव के सहारे ही लोग एक ओर से दूसरे ओर जा रहे हैं।
और ये मत समझिए कि सिद्धार्थनगर को सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है। बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा की वजह सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा पुल 1.5 साल से बन रहा है। परेशानी एक ही चीज का नहीं है, जाने में परेशानी है, तो फसल सारा सब नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। तो ये समस्या हर साल रहती है, तो कोई नई समस्या नहीं है। जैसे कि ये 1.5 साल से जो है आ रहे हैं हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं बन रही है, मगर अभी कब तक कंप्लीट नहीं हुई। दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है, जाने के लिए आने के लिए हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रही है। फिर उसकर से बच्चे हैं, कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर के जाए। पूरा घर में पानी है साहब जी, बहुत पानी है घर में, सब पानी पानी, तीनों गांव के अंदर पानी पानी है। नुकसान कितना हुआ? फसल भी चला गया, घर में भी अनाज पानी भी भीज गया। सिद्धार्थनगर जैसे हालात लखनऊ से सटे उन्नाव के भी हो चले हैं। गली और सड़क पर नाव निकल चुकी है, क्योंकि पैदल निकलने का मतलब है जान दांव पर लगाना। उन्नाव का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जो खतरे का निशान से 28 सेंटीमीटर ही दूरी पर बचा हुआ है गंगा का जल स्तर। और जो यहाँ के तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, यहाँ से नाव से उनके घरों तक जाना पड़ रहा है। इस तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो नाव, जो यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, पूरी तरीके से जलमग्न है। लोगों के आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर बस्ती में बाढ़ का पानी अटल आवासीय विद्यालय में घुस गया। मनोरमा नदी के कोप ने शिक्षा पर ब्रेक लगा दिया। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को इस स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जाती है। फ्लड अटैक से स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी। हालांकि असली मुसीबत कर्मचारियों की है, जो पानी के अंदर जाकर ड्यूटी करने को मजबूर है। उधर वाराणसी में सारनाथ बरईपुर की मेन रोड बारिश की वजह से धंस गई। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव की तरफ से जिम्मेदार ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने और FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। बाढ़ की समस्या को लेकर लगातार गृह मंत्रालय मॉनिटर कर रहा है। असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन पर बात की है। केंद्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्रियों को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया गया है। असम पर केंद्र सरकार का सीधा फोकस है, क्योंकि फ्लड अटैक का सबसे बड़ा केंद्र असम को माना गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में बड़ी बारिश की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लिए कल का दिन बड़ा दिन रहा। 72 साल के KP शर्मा ओली ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली ने शुक्रवार को प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी और ओली नया गठबंधन बनाकर खुद प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि ओली के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। क्या है वो चुनौती, आपको दिखाते हैं। राजधानी काठमांडू में हुए शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को शपथ दिलाई। ओली के साथ 2 डिप्टी PM और 19 मंत्रियों ने भी शपथ ली। गठबंधन की सरकार में बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन ओली के सामने 30 दिन के अंदर बहुमत साबित करने का चैलेंज है। और इससे भी बड़ा चैलेंज है चीन भारत के बीच शांति और तनाव रहित स्टैंड लेने का। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है। ये राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेपाल भारत बॉर्डर की कुल लंबाई 1850 किलोमीटर है। नेपाल का भारत सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और नेपाल में विदेशी निवेश में भारत का हिस्सा करीब 30% है। 2016 में प्रधानमंत्री रहते हुए ओली ने फिक्र बढ़ाई और 20 मार्च 2016 को चीन जाकर ओली ने भारत पर नेपाल की निर्भरता कम करने के लिए कई समझौते किए। ओली ने चीन के करीब जाकर नेपाल के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। चीन की मंशा भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह नेपाल में घुसने की है, लेकिन इसमें भूगोल की एक बाधा है। नेपाल और भारत के बीच 27 बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जबकि चीन और नेपाल के बीच सिर्फ एक। भारत और चीन बीते कुछ सालों से बॉर्डर पर विवाद में है। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता ने अमेरिका का समर्थन भी खींचा है। इसलिए नेपाल को अब सोच समझकर चीन से रिश्ते बढ़ाने होंगे। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान श्री KP शर्मा ओली ने चाइना से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी और भारत के संदर्भ में कई ऐसे विवादित कदम उठाए थे, जिसकी की वजह से उनका जो पिछला कार्यकाल भारत के लिए एक चिंता का विषय रहा। तो ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि वो अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए चाइना के संदर्भ में विशेष सतर्कता बरतेंगे और भारत के संदर्भ में वो ऐसी नीतियां अपनाएंगे जिससे कि ये जो दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के जो संबंध हैं वो और अधिक प्रगाढ़ हों। 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद ओली जिस तरह एक्टिव हैं, उसके लिए विपक्षी अक्सर उन पर सत्ता का लोभी होने का आरोप लगाते हैं। इस बार ओली ने दहल के साथ अलायंस तोड़कर शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया है। इस समर्थन के बदले तय हुआ है कि दोनों बारी बारी से PM बनेंगे। पहले ओली की बारी आई है। ओली ने संस्कृति से ज्यादा
विचार को तरजीह दी। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा वाले चीन के साथ केपी शर्मा ओली ने संबंध बेहतर किए और भारत के साथ मधुर समझौतों के साथ समझौता किया। केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में ही लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के जमीन का विवाद बढ़ा था। इसीलिए अब केपी शर्मा ओली को हिमालयन रीजन में शांति के प्रयास करने होंगे। ओली को यह समझना होगा कि काठमांडू की जड़ें बीजिंग से नहीं, दिल्ली से जुड़ती हैं। विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के बारे में दो बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। पहला उनके परिवार को लेकर और दूसरा उनके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर। पूजा खेडकर की मां और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से वो गायब है। पूजा के माता पिता को पुणे पुलिस की टीम ढूंढ रही है, लेकिन ना तो उनके फोन लग रहे हैं, ना उनका ठिकाना पता चल रहा है। एक ट्रेनी आईएएस और उसकी फैमिली ने देश की तेज तर्रार पुलिस को चौंका दिया है। आज भी पुणे पुलिस की टीम खेडकर परिवार के बंगले पर गई थी, लेकिन वो नहीं मिली। ये खेडकर परिवार का बंगला है, ओमदीप नाम का। पिछले 2 दिनों से पुलिस कोशिश कर रही है, यहाँ पर आकर पुलिस आवाज दे रही है, अंदर जो लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और साथ ही इन लोगों के मोबाइल फोन भी बंद है। अब पूजा पर दूसरा बड़ा खुलासा जान लीजिए, जो पूजा के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर हुआ है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर डॉक्टर अरविंद भोरे ने यह खुलासा किया है, जो काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज एंड जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर। पूजा ने यहां 2007 में एडमिशन लिया था, वो भी सीईटी के माध्यम से। पूजा के पास जाति प्रमाण पत्र, जाति वैधता और गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र तो था, लेकिन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में किसी विकलांगता का जिक्र नहीं था। कब एडमिशन लिया था, कौन सा साल? 2007। फिटनेस सर्टिफिकेट है जिसमें एब्सेंस ऑफ एनी मेजर विजुअल ऑडिटरी डिसेबिलिटी, तो ये दर्शाता है कि उस समय पे ना देखने की कोई तकलीफ थी, बीमारी थी पूजा खेडकर को, या अन्य किसी तरीके की तकलीफ या बीमारी थी। उधर केंद्र की ओर से पूजा के दावों की जांच के लिए समिति बनाए जाने पर जब मीडिया ने पूजा से सवाल किया, तो सुनिए कंट्रोवर्शियल आईएएस ट्रेनी अधिकारी ने क्या कहा। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय पॉइंट्स। पूजा अभी नियम और कानून का हवाला दे रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूजा खेडकर के खिलाफ आरोप भी बहुत गंभीर है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के साथ विकलांगता सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है। अगर पूजा खेडकर दोषी पाई जाती है तो उन्हें कठोर सजा हो सकती है और उनकी नौकरी भी जा सकती है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में बस और ट्रैक्टर में टक्कर की जानकारी मिल रही है। हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल में शिफ्ट किया जा चुका है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, ये बड़ी खबर। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, कई घायल बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनको एमजीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है। मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। मुंबई से बड़ी खबर, बस और ट्रैक्टर में टक्कर की जानकारी और जबरदस्त ये हादसे के बाद की जो तस्वीरें वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और तुरंत ही घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, एडमिट किया गया। बस और ट्रैक्टर में ये टक्कर, जिसके बाद हादसा। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची और घायलों का रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन 5 लोगों की मौत की खबर है।